हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिलहाल बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। कहता है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। कहता है कि के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। कहता है कि के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल। यह कहता है कि अव्यवस्थित व असतत होता है। देखो बेटा, आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए। जब आपको ऑप्शन काटना आ जाएंगे ना, तो आप अपने आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो, बच्चों के व्यक्तिगत विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बेटा सभी बच्चों की विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में चलना सीखता है। कोई बोलना जल्दी सीख जाता है, किसी के दांत जल्दी निकल जाते हैं, किसी के देर में निकलते हैं। ठीक है, तो पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है कि शैशवावस्था में हमारे दांत निकल जाते हैं, है ना हमें। लेकिन ये अलग अलग होती है समय विकास की दर, ये याद रखना था। प्रत्येक बच्चा स्वयं में एक अनोखा होता है ना। कुछ बच्चों में विकास तीव्रता से हो जाएगा, जैसे कि, और जबकि कुछ में मंद गति से होता है। और प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता तथा बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप ही क्या करता है बेटा, विकास करता है। ठीक है, तो के लिए पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तथा सबकी विकास की दर अलग अलग होती है। यहाँ पर क्या कहता है कि के लिए विकासात्मक प्रतिमानों उद्देश्य को सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो, पक्के तौर पर नहीं की जा सकती है। कहता है पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। ये देखो, तो मैंने आपको बताया कि आप लोग पहले गलत उत्तर को छाटिए। कहता है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका विकास क्रम से ही होता है। क्रम से कैसे, जैसे कि पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। कहता है कि विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी गलत है आपका। विकास बेटा व्यवस्थित होता है। ये वाला कहता है कि विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, प्रभावित होते हैं आपका। तो आपका एक ही चलता है, एक ही ऑप्शन हमें दिखता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। सामान्यतः बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। कहता है आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, समकक्षीय समूह से सीखते हैं। ठीक है बेटा, देखो, स्कूल से भी सीखते हैं, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, समकक्षीय से भी सीखते हैं। अगर बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न होगा, सर ये हमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में कन्फ्यूजन है, तो ए सी बी डी तो होगा ना। तो ए सी डी किस में रहा, आपका इसमें है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि धर्म से भी सीखते हैं, तो इसलिए आप इसको मत लगा देना धोखे से भी कि यार सर धर्म से नहीं सीखते हैं। बिल्कुल धर्म से सीखते हैं, रीति रिवाज अपने अपने, है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, डी पे पहुँच जाएंगे। यानी कि धर्म से भी हम सीखते हैं, स्कूल, पास पड़ोस, समकक्षीय समूह, है ना, और हमारे धर्म, इन सब से हम लोग सीखते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूल के दो मूल प्रतिक्रियाओं को समाहित करता है। कहता है समायोजन, समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन। समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। तो 4 का ऑप्शन बताना है बेटा आपको। देखो, चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जीन पियाजे के हैं। लेकिन वो हमसे कह रहा है अनुकूलन। अनुकूलन के बेटा हमने दो अडेप्टेशन के 2 भाग बताए हैं, एक अकोमोडेशन, असीमिलेशन, यानी कि समावेशन और समायोजन। ठीक है बेटा, इसका याद रखना है। केवल 2 ही शब्द उसने दिए तो ये भी सब हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की सक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं लेकिन अमूर्त नहीं सोच पाते हैं। अमूर्त नहीं सोच पाते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि वो मूर्त अवस्था में है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जबकि संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है, ये 2 से 4 वर्ष तक, ये 4 से 7 वर्ष तक और ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अब गुणात्मक आधारों के आधार पर उसको ना तो इसमें कर पाएगा, ना ही 2 से 7 वर्ष तक 2 से 4 वर्ष तक इसमें कर पाएगा। वो 4 से 7 वर्ष मूर्त में कर पाता है, ठीक है बेटा। और अमूर्त संरचनात्मक संख्या जो होती है वो डी में आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर डी कहता है 6 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ व्यक्तिगत वाक क्या है, कि बच्चे का अकेले किसी कमरे में, जैसे वाइगोत्स्की ने बंद कर दिया था, उसने देखा था कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करने की बजाय आपस में यानी कि खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। कहता है कि बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, हो सकता है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है और बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। कैसे होगा अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत बात बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है, क्योंकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हमारे लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। किसका योगदान होता है, समाज के। फिलहाल जब बच्चे खुद से बातें करता है, यानी कि वो अपनी सोच को क्या करता है, विनियमित करता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बताता है, कहता है उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर। अगर आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखो बच्चों को इनाम दंड नहीं देना है, सज़ा नहीं देना है, नकल नहीं करवाना है ब्लैक बोर्ड से। देखो डायरेक्ट हम पहुंच गए आंसर पे, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग अपना आंसर को पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कि पूजा अपनी दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि ये दंड एवं आज्ञा पालन पहली अवस्था है बच्चों, ठीक है। और दंड इसमें क्या होता है कि एक तरफ हमारा कौन होता है, स्वार्थी बच्चा होता है, और एक तरफ कौन होता है, एक तरफ जो होता है हमारा माता पिता होते हैं, ठीक है। तो इधर अहम केंद्रित बच्चा होता है, इधर माता पिता होते हैं, ठीक है। बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, और माता पिता कहते हैं, इधर दंड एवं आज्ञा पालन होता है, यानी कि वह नैतिकता जो दंड से हमारी निर्धारित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि नैतिक विकास के इस चरण में बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, दंड पर आधारित होता है। यानी कि अगर मैं छोटे बच्चे को खिलौने नहीं दूंगा, यानी कि छोटे भाई को खिलौने नहीं दूंगा, तो मुझे दंड मिलेगा। तो ये जो है किस पे निर्धारित होता है, पहली अवस्था पे, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन पे निर्धारित होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, मैंने आपको बताया था आपको कल वाली क्लास में, कि 1983 में ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था, बुद्धि के एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर, मैंने बताया था कैसा होता है, बहुकारकी होता है, लेकिन प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। ये भी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। और बुद्धिमत्ता को परिपोषित या विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड में हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। साथ ही बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि हम जिस बुद्धि को भी ज़्यादा ही तरजीह देंगे वो बुद्धि हमारी डेवलप हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि किसी में शारीरिक बुद्धि होती, गतिक बुद्धि होती है, किसी में गणितीय बुद्धि होती है, इस तरीके से। कहता है बुद्धिमत्ता
बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। हो सकता है ये एक स्थिर होती तथा स्थायी विशिष्टता होती है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व अच्छा नहीं पूछ रहा है ना। हाँ, तो बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल किसी एक बुद्धिमत्ता को भी किया जा सकता है, ज़्यादा के भी किया जा सकता है। कम से कम इन्होंने 7 से 8-9 बुद्धि का प्रतिपादन किया था। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। बिल्कुल कई प्रकार की होती है। कहता है बुद्धिमाता को नहीं होगा, बुद्धिमत्ता को होगा। यहाँ पर एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा ये वाला गलत होगा। हमसे थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हुई है कि हमने स्टार्टिंग में नहीं को ध्यान नहीं दिया। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, यदि आप क्या करते हैं सही को यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा गलत है, तो आपसे भी ये गलती बेटा हो सकती है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता नहीं है। इसको मैंने भी बताया ना कि बदला जा सकता है मेहनत कर कर। ठीक है। कहता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को सर्वेसर्वा समझा जाता है लेकिन शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा आपका। शिक्षिका का सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। देखो यहाँ तक तो सही है, लेकिन विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कट गया है आपका। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक है, तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, शिक्षिका या शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन होगा आपका कि दोनों भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 का डी हो जाएगा। तो लास्ट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर सकते हैं।